वेलकम टू वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट। सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि आपने सीयूटी का जो पहला टॉपिक था आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, इस पे हम लोगों ने चर्चा किया था। ठीक है, एक क्लास में। आज हम लोग सेकेंड क्लास लेके आए हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने लाइफ स्पेन पे डिस्कस किया था कि किसका जीवन काल क्या क्या होता है। जैसे हम लोगों ने डॉग का पढ़ा था, 20 से 30 वर्ष जीवन काल पढ़ा था। इसके बाद हाथी का पढ़ा था हम लोगों ने, 65 से 90 साल तक जो हाथी का जीवन काल होता है। इसके बाद रोज प्लांट की बात किया था, इसका 5 to 7 ईयर ठीक है लाइफ स्पेन होता है। मैंने कहा था लाइफ स्पेन मींस क्या होता है, बर्थ टू नेचुरल डेथ। बर्थ से नेचुरल डेथ तक के पीरियड को क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। ये सारी कहानी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बाद बटरफ्लाई का जीवन काल की बात करें, बटरफ्लाई पे हम लोगों ने 1 से 2 वीक पढ़ा था। क्रो की 15 ईयर। मैंने कहा था कौवा का एज जो जीवन काल होता है वो 15 साल होता है। और कौवा और पैरट, ये सवाल पूछा गया सीयूटी में कि क्रो एंड पैरट का साइज सिमिलर होता है, ठीक है, बट एज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। याद रखना, पैरट की एज कितने साल होती है, 140 ईयर होती है, और क्रो की एज कितनी होती है, 15 ईयर होती है। क्रोकोडाइल पे चर्चा किया था हम लोगों ने, इसकी एज 60 ईयर होती है मगरमच्छ की। हॉर्स की 62 ईयर होती है। और फ्रूट फ्लाई की बात करें तो इसका 20 से 30 दिन तक होता है, ठीक है। राइस प्लांट की बात करें राइस प्लांट अप्रोक्सीमेट 4 मंथ तक इसका लाइफ स्पेन होता है। कछुआ की 100 से 150 साल तक एज होती है, और बनियान ट्री की 200 से 300 साल तक एज होती है। तो ये हमने लाइफ स्पेन पे चर्चा किया था, जीवन काल पे चर्चा किया था, ठीक है। लाइफ स्पेन क्या होता है, बर्थ से नेचुरल डेथ तक के पीरियड को क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। जन्म से नेचुरल बर्थ टू नेचुरल डेथ, ठीक है। ये सारी सभी की हम लोगों ने जीवन काल पढ़ा था। आज हम लोग चर्चा करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा करेंगे। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, अलैंगिक जनन पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सबसे पहले समझ हेडिंग आपकी आज की, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चा, अलैंगिक जनन बोलते हैं। अब जरा समझिए, लिखा है इसमें एक सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बच्चा पैदा हो। याद रखना, इसमें सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट्स होगा, ठीक है। इसमें सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है ना, पेरेंट्स होगा। और इसी से क्या होता है भैया, बच्चे पैदा होते हैं। सबसे पहली लाइन एनसीईआरटी की आपकी लिखी है कि इसमें एक सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग मीन्स आने वाली जनरेशन, ठीक है। देखो धरती पे हर इंसान अपने जैसी संतानें बढ़ाना चाहता है, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से, बहुत सारे मेथड होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के माध्यम से और बर्डिंग के माध्यम से, ठीक है। हर एक व्यक्ति अपने जैसी संतानें पैदा करना चाहता है। याद रखना, इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न बच्चे न केवल एक दूसरे के समान होते हैं बल्कि अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। याद रखना, जैसे हम लोगों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल में मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। जो आने वाली जनरेशन होती है वो ना मेरी कॉपी होगी, ना फीमेल की कॉपी होगी, ना पत्नी की कॉपी होगी। ये क्या होगा भैया, इसमें क्या होता है, असेक्सुअल में बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। वही लिखा है सेंटेंस है, बल्कि अपने पेरेंट के क्या होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं बच्चा, सेम फोटोकॉपी की तरह पेरेंट्स होते हैं। और ये कंडीशन किस में होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। और असेक्सुअल का मतलब क्या होता है, अलैंगिक जनन में होता है। याद रखना भैया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सारी कहानी होती। इसके बाद हम लोगों ने एक सवाल पूछा गया है कि क्या ऑफस्प्रिंग एक दूसरे के जनरली आइडेंटिकल होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है बच्चा, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। यह सवाल याद रखना भैया, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आई होगी भैया। कहानी क्या है, लिखा है इसमें एक सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बच्चे पैदा होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न बच्चे न केवल एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं बल्कि अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, बिल्कुल कॉपी होते हैं। किसके कॉपी होंगे, पेरेंट के। अब दूसरी बात समझिए, अब जैसे लिखा है फिजन की बात करते हैं। पहला मेथड है बच्चा फिजन, ठीक है ना। और लिखा है आपका फिजन में
कि प्रोटिस्टा और मोनेरा। बच्चा प्रोटिस्टा क्या है? ये प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते हैं, मोनेरा में बैक्टीरिया पड़ते हैं, याद रखना। मोनेरंस में बैक्टीरिया आता है, ठीक है ना। मोनेरा और प्रोटिस्टा में ऑर्गेनिज्म या पेरेंट सेल दो भाग में डिवाइड होकर नए इंडिविजुअल को जन्म देते हैं। ठीक जैसे अगर हम यहां बात करें, फ्यूजन की बात करें, देखो ये अपना न्यूक्लियस अगर नहीं है, ये टू अलग अलग बच्चा सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। यही लिखा है प्रोटिस्टा और मोनेरा में, ठीक है ना। प्रोटिस्टा की बात करें या मोनेरा की बात करें, ठीक है, तो प्रोटिस्टा और मोनेरा में ऑर्गेनिज्म पेरेंट सेल दो भाग में डिवाइड होकर नए इंडिविजुअल को जन्म देते हैं, नया इंडिविजुअल को जन्म देते हैं। इस प्रकार से इन ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन ही एक प्रकार का रिप्रोडक्शन की विधि है। सेल डिवीजन, आपने सेल के बारे में अगर थोड़ी सी चर्चा करी होगी तो याद होगा बच्चा, अगर सेल क्या है अगर आपसे सिंपल सी भाषा में कोई पूछे तो याद रखना, सेल इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो कोशिका है ये शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और याद रखना, जब सेल में डिवीजन होता है, जब किसी कोशिका में डिवीजन होता है, जब सेल में डिवीजन होता है, और याद रखना सेल डिवीजन को क्या कहते हैं? सेल डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। याद रखना भैया, डिवीजन में अगर सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन को क्या कहते हैं भैया? साइटोकाइनेसिस के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर सेल डिवीजन एक प्रकार का रिप्रोडक्शन की विधि है। इसमें क्या होता है? दो इंडिविजुअल्स को जन्म देते हैं और इस प्रकार के इन ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन एक प्रकार का प्रजनन का मेथड होता है। ये कंडीशन किसमें होती है? मोनेरल्स में होती है और किसमें होती है? प्रोटिस्टन्स में होती है। और याद रखना, अगर प्रोटिस्टा के बारे में बात करें, ये सब के सब यूनिसेलुलर होते हैं, ये सब के सब इमॉर्टल होते हैं। और इमॉर्टल का मतलब क्या होता है भैया? अमर होता है। तो फ्यूजन वाला मेथड, ये इनमें क्वेश्चन ऐसे आएगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन किस में होता है? दो एग्जांपल आपके सामने होंगे, प्रोटिस्टा होगा, दूसरा मोनेरा होगा, तीसरा बोथ होगा, चौथा ऑल ऑफ दीज होगा। तो याद रखना भैया, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। इसमें प्रोटिस्टा भी होगी और क्या होंगे बोलो? मोनेरा भी होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आगे लिखा है बाइनरी फ्यूजन। देखिए बाइनरी फ्यूजन किसमें होता है? याद रखना बच्चा, बाइनरी फ्यूजन की बात करें तो बाइनरी फ्यूजन होता है अमीबा में होता है। और बाइनरी फ्यूजन किसमें होता है? पैरामीशियम में। कैसा फ्यूजन होता है? ठीक है, बाइनरी फ्यूजन होता है। ये बाइनरी फ्यूजन अमीबा में दिखाया जा रहा है। अगर न्यूक्लियस अगर कट जाता है तब ये अलग अलग भागों में चला जाएगा। तो याद रखना, लिखा है इसमें कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोडक्शन करते हैं। याद रखना, इसमें कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म होगा, ये रिप्रोडक्शन किससे करते हैं? ये बाइनरी फ्यूजन से करते हैं। याद रखना भैया, ठीक है, जिसमें एक सेल दो भागों में डिवाइड होती है और प्रत्येक भाग में रैपिडली ग्रोथ करके एडल्ट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये बड़ी भयानक इंपॉर्टेंट लाइन, याद रखना। सीयूटी की एनसीईआरटी की लाइन इंपॉर्टेंट है और एक एक लाइन से 10-10 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो याद रखना, सबसे पहला बाइनरी फ्यूजन एग्जांपल अमीबा पैरामीशियम। दो बातें तैयार करना है, बाइनरी फ्यूजन किसमें होगा? अमीबा में होगा, पैरामीशियम में होगा। अगर पूछा जाए फ्यूजन किसमें होता है तो प्रोटिस्टा और मोनेरा। प्रोटिस्टा और मोनेरा में क्या होता है? प्रोटिस्टा और मोनेरा में फ्यूजन होता है, ठीक है ना। और याद रखना बाइनरी फ्यूजन किसमें होगा? याद रखना भैया, बाइनरी फ्यूजन अमीबा में होता है। और बाइनरी फ्यूजन किसमें होता है? पैरामीशियम में। कैसा फ्यूजन होता है? बाइनरी फ्यूजन होता है अमीबा और पैरामीशियम में होता है। ठीक, ऐसे एग्जाम्पल आपको बहुत बेहद तरीके से पता होना चाहिए। तो बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा? अमीबा एंड पैरामीशियम। फ्यूजन किसमें होगा? याद रखना, ये प्रोटिस्टा और मोनेरंस में होता है। फ्यूजन किसमें होगा? प्रोटिस्टा और मोनेरंस में होता है। अब देखना बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? इसमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक, जिसमें एक सेल दो भागों में डिवाइड होती है। जैसे एक सेल है
और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। और याद रखना प्रत्येक भाग, जो डिवाइड वाला भाग होता है, रैपिडली बहुत तेजी से ग्रो करता है, ये बहुत तेजी से रैपिडली बढ़ता है, ठीक है, ग्रोथ करके एडल्ट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा अमीबा होगा, और दूसरा क्या होगा? एग्जाम्पल पैरामीशियम होगा। याद रखना एग्जाम्पल क्या होगा इसका? अमीबा होगा, और दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? ये पैरामीशियम होगा। और ये कहानी किसमें आती है? इसमें आती है। ये बाइनरी फिजन में हम लोग डिस्कस करेंगे। कहां करेंगे भैया? बाइनरी फिजन में करें। अब आगे की कहानी हम लोग समझेंगे। अगला दिया है, ठीक है, लिखा है बडिंग की बात करते हैं। और ये क्वेश्चन आएगा बडिंग में, ठीक है ना। बडिंग की अगर बात करें, ये बडिंग किस में होता है भैया? तो बडिंग ईस्ट में होता है, ठीक है। बडिंग किस में होता है? ईस्ट में। एग्जाम्पल तैयार करना है। ईस्ट में यह एक डिवीजन अनइक्वल होता है। ईस्ट में डिवीजन अनइक्वल होता है, जिसमें क्या होता है? स्मॉल बड्स बनती हैं, जो शुरुआत में पेरेंट सेल से जुड़ी रहती हैं और बाद में अलग अलग होकर ईस्ट ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाती है। ईस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मैच्योर हो जाती है, समझदार हो जाती है। तो याद रखना बडिंग टाइप ऑफ मेथड, ये बडिंग टाइप ऑफ मेथड किस में होता है? ईस्ट में होता है। तो ईस्ट में यह डिवीजन अनइक्वल होता है, जिसमें स्मॉल बड्स बनती हैं। ये आपके सामने अभी बताएंगे हाइड्रा में। याद रखना हाइड्रा की बात करते हैं। हाइड्रा में जो बडिंग होता है भैया, हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन टाइप ऑफ मेथड किस में होता है? ये बडिंग में होता है। अब दूसरी बात हम लोग समझेंगे, हाइड्रा की अगर बात किया है तो याद रखना ये हाइड्रा में टेंटिकल्स लगे। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, इस हाइड्रा में क्या लगे हैं? ये टेंटिकल्स लगे हैं। और ये टेंटिकल्स कितने होते हैं? प्रत्येक हाइड्रा में 6 से 10 टेंटिकल्स होते हैं। ये याद रखना भैया, प्रत्येक हाइड्रा में 6 से 10 टेंटिकल्स होते हैं। और इन्हीं टेंटिकल्स से क्या करता है हाइड्रा? इन्हीं टेंटिकल्स से हाइड्रा क्या करता है? लोकोमोशन करता है। इन्हीं टेंटिकल से हाइड्रा लोकोमोशन करेगा। और लोकोमोशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। वो हाइड्रा, यूनिसेलुलर हाइड्रा कैसा होता है भैया? याद रखना ये सब हाइड्रा का पसंदीदा भोजन, ये हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, हाइड्रा से रिलेटेड सवाल समझिए। हाइड्रा कैसा होता है? तो हाइड्रा ये कार्निवोरस होता है। हाइड्रा कार्निवोरस होता है, मांसाहारी होता है। हाइड्रा में टेंटिकल्स लगे होते हैं और इन्हीं टेंटिकल से हाइड्रा क्या करता है? लोकोमोशन करता है। लोकोमोशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, ठीक है। हाइड्रा की बात करें 6 से 10 टेंटिकल्स होते हैं। और हाइड्रा के माउथ को क्या कहते हैं? हाइपोस्टोम कहते हैं। हाइड्रा के माउथ को हाइपोस्टोम कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा सवाल पूछा गया है, हाइड्रा के माउथ से एक जहर निकलता है और इस जहर का नाम होता है हिप्नोटॉक्सिन होता है। याद रखना भैया, इतने सारे क्वेश्चन हाइड्रा में अभी से, ये तो सभी को पता है। ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मेथड कैसा होता है, ये किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। तो बडिंग ईस्ट में डिवीजन अनइक्वल होता है, जिसमें स्मॉल बड्स बनती हैं और शुरुआत में पेरेंट सेल से जुड़ी रहती हैं, तथा बाद में अलग अलग होकर ईस्ट ऑर्गेनिज्म में मैच्योर हो जाती हैं। हाइड्रा में बडिंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। याद रखना भैया, हाइड्रा की बात करते हैं और हाइड्रा में सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर होती है। सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर किसमें होती है? ये हाइड्रा में होती है, ठीक है ना। सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है? हाइड्रा में देखा गया। और ये बात कहने वाले वैज्ञानिक कौन है? ट्रेम्बले ने कहा था। ट्रेम्बले ने बोला था कि हाइड्रा में सबसे अधिक रीजनरेशन पावर होती है। हाइड्रा में सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। और यह बात कहने वाले वैज्ञानिक कौन है? यह बात किसने कहा था? ट्रेम्बले नाम के वैज्ञानिक ने कहा था, ठीक है ना भाई। तो ये बातें समझना। बडिंग टाइप ऑफ मेथड ईस्ट में, इसमें अनइक्वल, इसमें डिवीजन अनइक्वल होता है, ठीक है, जिसमें स्मॉल बड्स बनती हैं जो शुरुआत में पेरेंट सेल से जुड़ी होती हैं और बाद में अलग अलग होकर ये ईस्ट ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? ये मैच्योर हो जाती हैं, ठीक है। आपने हाइड्रा की कहानी पढ़ी। अब लिखा है स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। जैसे लिखा है किंगडम फंजाई तथा सिंपल प्लांट जैसे एल्गी।
तो फंगस के बारे में अगर पता होना चाहिए तो फंजाई बच्चा इसे हिंदी में क्या कहते हैं, कवक कहते हैं, और कवक के स्टडी क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, कवक के स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। या एक नाम क्या होता है, या एक नाम क्या होगा, माइसिटोलॉजी होता है। कवक के स्टडी को माइकोलॉजी या माइसिटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो फंजाई की बात करें या सिंपल प्लांट्स की बात करें, और वो सिंपल प्लांट्स कौन से होते हैं, एल्गी होते हैं। और एल्गी को बच्चा शैवाल बोलते हैं, याद रखना। और ये शैवालों के स्टडी क्या कहते हैं, एल्गोलॉजी कहते हैं, एल्गोलॉजी कहते हैं। या इसका नाम क्या होता है, फाइकोलॉजी होता है। और फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी पूछा जाए तो फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी MOP आयंगर है। अगर इंटरनेशनल एल्गोलॉजी की बात करते हैं तो इंटरनेशनल एल्गोलॉजी एफई फ्रिस्ट है, एफई फ्रिस्ट नाम के वैज्ञानिक, ये इंटरनेशनल एल्गोलॉजी है। अगर MOP आयंगर की बात करें, ये MOP आयंगर ये इंडियन एकोलॉजी, इंडियन फाइकोलॉजी है। ठीक है ना भैया, तो याद रखना स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर किंगडम फंजाई तथा सिंपल प्लांट्स होते हैं, जैसे कि एल्गी मेंबर में स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। याद रखना, इसके द्वारा करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, अलैंगिक जनन के द्वारा प्रजनन करते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, जूस्पोर की बात करते हैं और जूस्पोर में क्लैमिडोमोनास पढ़ेंगे, कोनेडिया पढ़ेंगे और पेनिसिलिन पढ़ेंगे। ये तीन एग्जांपल हम लोग कहां पढ़ेंगे, जूस्पोर में क्लैमिडोमोनास पढ़ेंगे, याद रखना भैया। ठीक है, कोनेडिया में पेनिसिलिन पढ़ेंगे, और बड किस में होता है, हाइड्रा में होता है, और जेम्यूल किस में होता है, स्पंजस में होता है। स्पंज आपने देखा होगा, स्पंज हम लोग वैसे तो फाइलम पोरीफेरा में स्पंज का स्टडी करते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना इसमें जूस्पोर क्लैमिडोमोनास होता है कौन, ठीक है ना। जूस्पोर किस में होगा, ये क्लैमिडोमोनास में पढ़ेंगे, कोनेडिया किस में पढ़ते हैं, पेनिसिलियम में पढ़ते हैं। और याद रखना पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलियम, ठीक है ना, नोटेटम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने खोजा होगा, ये बात आपको शायद पता हो। लेकिन जेम्यूल किस में होता है, याद रखना ये स्पंजस में होता है, किस में होता है, स्पंज में होता है। ठीक है ना, इसमें जूस्पोर क्या होता है, मोस्ट कॉमन है, जो मोटाइल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इनमें से कॉमन कौन है, याद रखना ये जूस्पोर जो है ये क्या है बच्चा, ये कॉमन है। ठीक है, जिसमें मोटाइल होता है, इसमें क्या होता है भैया, जूस्पोर में ये मोटाइल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ये मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल नहीं होता है, और ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है, इस प्रकार में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बिल्कुल होता है, याद रखना भैया। ठीक है ना, अब दूसरी बात पे हम लोग चर्चा करेंगे, आगे की कहानी क्या है, लिखा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर हम लोग चर्चा करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से बनने वाले संतानों के लिए क्लोन शब्द प्रयोग कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। याद रखना बच्चा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए एक क्लोन शब्द का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं क्लोन शब्द का प्रयोग यहां पर, ये बिल्कुल करेंगे। याद रखना लिखा है, इसमें सबसे पहली लाइन लिखा है, लिखा एनिमल तथा अन्य सिंपल ऑर्गेनिज्म। एनिमल्स या अन्य कोई सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, इसमें असेक्सुअल शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से किया जाता है, जबकि प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का प्रयोग करते हैं, फ्रीक्वेंटली किया जाता है। ठीक है ना, तो याद रख रहा है इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है भैया, प्लांट्स में। और प्लांट में अगर देखा जाए, ठीक है, अगर जैसे बात करते हैं, लिखा है प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन की यूनिट है, जैसे रनर, रनर का मतलब होता है जो जमीन में बहुत तेजी से बच्चा ग्रो करते हैं। राइजोम की बात करें और राइजोम में हल्दी और अदरक पड़ते हैं। याद रखना भैया, राइजोम के एग्जाम्पल क्या है, राइजोम के एग्जाम्पल क्या है, हल्दी और अदरक।
राइजोम में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, राइजोम में हल्दी और अदरक डिस्कस करेंगे। शक्कर में क्या क्या पढ़ेंगे, ट्यूबर में आलू पढ़ेंगे, ऑफसेट में पढ़ेंगे, बल्ब पढ़ेंगे। और याद रखना बल्ब में क्या पढ़ते हैं, प्याज और लहसुन पढ़ते हैं, ठीक है ना। बल्ब में क्या पढ़ेंगे, प्याज और लहसुन पढ़ते हैं। और सबसे छोटा तना अगर हाईली रिड्यूस सिस्टम की बात करें या हाईली कंडेंस सिस्टम की बात करें, ये किस में होता है, बोलो बल्ब में होता है। और बल्ब में क्या पढ़ते हैं, प्याज और लहसुन पढ़ते हैं। सवाल कई बार पूछा गया है कि हाईली रिड्यूस सिस्टम की बात करें, ठीक है, या हाईली कंडेंस सिस्टम की बात करें, ये किस में होता है, बल्ब। तो वही कहानी लिखी है प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के यूनिट रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब है जो नई संतान को उत्पन्न करती है। और इन स्ट्रक्चर को हम वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स कहते हैं। याद रखना भैया, ठीक है ना। लिखा है प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन की यूनिट है, जैसे रनर हो गया, राइजोम हो गया, सकर हो गया, ट्यूबर हो गया, ऑफसेट हो गया, बल्ब हो गया, जो नई संतान को उत्पन्न करती है। इन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव। इन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, ठीक है ना भाई। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे चर्चा करेंगे। आगे देखो ये एग्जांपल लिखा, ये एडवेंटिशियस रूट्स होती है। अदरक की बात करते हैं भैया, ठीक है, ये एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। लेकिन अदरक कहां पढ़ते हैं, ये हम लोग राइजोम में पढ़ते हैं। और राइजोम में क्या पढ़ते हैं, हल्दी और अदरक पढ़ते हैं। ये आपका ऑफसेट है, ठीक है, वाटर हैसियंथ है, ठीक है। अभी आगे दिखाएंगे आईज है, देखा होगा ये ट्यूबर में। और ट्यूबर में क्या पढ़ते हैं, आलू पढ़ते हैं। ये जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स होती हैं, देखा होगा जब आलू अंकुरित होता है, ठीक, तो ये जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स होती हैं। ये एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं। ये हमारा राइजोम है, इसमें हम लोग क्या, ये बर्ड्स होती हैं बच्चा, ठीक है, ये एडवेंटिशियस रूट्स में पढ़े। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना, कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की सारे डायग्राम दिखे, लिखा है भैया, ठीक है। इसमें प्रोसेस कैसा होता है, असेक्सुअल प्रोसेस होता है, याद रखना। जैसे सबसे पहला आईज ऑफ पोटैटो, दूसरा क्या है भैया, दूसरा में क्या है, राइजोम ऑफ जिंजर, दूसरा क्या है, राइजोम ऑफ जिंजर है, राइजोम ऑफ जिंजर है। इसका डायग्राम किसका है, ये आईज ऑफ पोटैटो का दिखाया गया है भैया, आईज ऑफ पोटैटो। और इसमें दिखाया गया है ये बल्बिल ऑफ अगेव, ये बल्बिल ऑफ अगेव दिखाया गया है, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करें, ये डी नंबर का जो डायग्राम है, ठीक है, ये लीफ ऑफ बड ऑफ ब्रायोफिलम, ये ब्रायोफिलम की बड है। ये किसकी बड है भैया, ये ब्रायोफिलम की बड है। और चौथा आपको दिख रहा होगा, चौथा क्या है, ऑफसेट ऑफ वाटर हैसियंथ। ये आपका चौथा क्या है, ऑफसेट है, ये वाटर हाइसियंथ है। याद रखना भैया, ये डायग्राम कभी कभी दे देगा एग्जाम में और कहेगा इसकी नेमिंग करिएगा। सीयूटी हो या नीट हो, याद रखना एनसीईआरटी का एक एक डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट होता है, एक एक डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन दे देगा, नेमिंग करने को दे देगा, ये चित्र छपा है, बताइए भैया इसमें क्या क्या है, ठीक, कहां पे क्या नेमिंग करेंगे। तो एनसीईआरटी का हर एक डायग्राम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है ना, ठीक, इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लिखा है जैसे वाटर हाइसियंथ लिखा है, लिखा वाटर हाइसियंथ को स्टोरेज ऑफ वाटर बॉडी, जलाशयों के महाविपत्ति या टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में कि इनमें से बताइए टेरर ऑफ बंगाल किसे कहते हैं, या इनमें से बताइए टेरर ऑफ बंगाल किसे कहते हैं, या वाटर बॉडीज। तो याद रखना ये जो वाटर हाइसियंथ को या इसको स्टोरेज ऑफ वाटर बॉडीज, जलाशयों की महाविपत्ति या टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। वाटर हाइसियंथ स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करने वाला मोस्ट इन्वेसिव वीड है। ये एक ऐसा वीड है, एक ऐसा ये वीड है, ये कहां पर होता है, ये स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करने वाला ये मोस्ट कॉमन इन्वेसिव वीड है।
वाटर हाइसियंथ है, स्टैंडिंग वाटर, स्टेगनेंट वाटर में ग्रो करने वाला ये भी। और याद रखना इस वाटर हाइसियंथ को टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें से बताइए टेरर ऑफ बंगाल कौन है। ठीक है, ये कौन है बोलो? वाटर हाइसियंथ को कहते हैं। ये जल से ऑक्सीजन को खींच लेता है, ये भी इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेगा? यह बच्चा वाटर से ऑक्सीजन को खींच लेता है। कौन खींच लेता है? ये खींच लेता है। ठीक है ना भैया, वाटर है, ये वाटर से ऑक्सीजन को खींच लेता है और जिसके परिणाम स्वरूप मछलियों की क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। और जब मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मछलियां क्या हो जाएंगी भैया? मर जाएंगी। लिखा होगा सेंटेंस आगे आपका, लिखा है ये जल में ऑक्सीजन को खींच लेता है जिसके परिणाम स्वरूप मछलियों की डेड हो जाती है। अपने ब्यूटीफुल फ्लावर और शेप ऑफ लीव्स के कारण यह इंडिया में लाया गया। ये भारत में क्यों लाया गया? क्योंकि बच्चा ये ब्यूटीफुल फ्लावर है और इसकी लीव्स की शेप है ये बहुत अच्छी है, इस वजह से ये अपने भारत में लाया गया। लिखा है नेक्स्ट है, लिखा है भैया आगे लिखा है इसमें कि न्यू प्लांट फॉर्म नोड ऑफ मॉडिफाइड स्टेम। जैसे पोटैटो हो गया, ये स्टेम के हैं, ये ट्यूबर में पड़ते हैं। ट्यूबर में आलू पड़ेंगे, सुगर केन, बनाना, जिंजर, डहेलिया। ठीक है ना, ये सारे के सारे न्यू प्लांट फ्रॉम नोड ऑफ मॉडिफाइड स्टेम। ये स्टेम से प्लांट्स को तैयार किए जाते हैं। ये याद रखना, ये किससे तैयार किए जाते हैं? ये स्टेम से तैयार किए जाने वाले, ठीक है ना, ये प्लांट्स। अब आगे लिखा है भैया, आगे लिखा है सेंटेंस है आपका, लिखा है इंपॉर्टेंट, लिखा है हायर प्लांट्स में असेक्सुअल, वेजिटेटिव तथा सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। मोस्टली एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल आपको पता है कि भैया एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, लैंगिक जनन होता है एनिमल्स में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है ये विविपेरस होते हैं। भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, कंडीशन क्या होती है? ये विविपेरस होते हैं। और विविपेरस का मतलब होता है, ठीक है ना, ये पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन याद रखना। मोस्टली एनिमल्स, ज्यादातर एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। हायर प्लांट्स में असेक्सुअल, वेजिटेटिव तथा सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होते हैं। ये बात याद रखना भैया। ये अगर प्लांट्स की बात करते हैं, हायर प्लांट्स में असेक्सुअल, वेजिटेटिव, ठीक है, या सेक्सुअल दोनों प्रकार के प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स में कैसा होता है? एनिमल्स में भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एनिमल्स में सभी को पता है एनिमल्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं एंड विविपेरस होते हैं। और विविपेरस का मतलब होता है जो पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। इसे क्या कहते हैं बोलो? विविपेरस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया, ठीक है ना, ये एक बार हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया भैया, ये आज की पूरी कहानी। अब हम लोग अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना भैया, याद रखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से फेज होते हैं। जैसे जुवेनाइल फेज होता है, ठीक है ना भैया, रिप्रोडक्टिव फेज होगा, ठीक है, फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स से सेल डिवीजन, फिर हम लोग चर्चा करेंगे क्रोमोसोम पढ़ेंगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कितने सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, फिर गैमीट ट्रांसफर पढ़ेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एम्ब्रायोजेनेसिस पढ़ेंगे। तब ये हमारा टॉपिक फिनिश होगा। इतने स्टेप पढ़ने के बाद, इतनी सारी चीजें कहानी पढ़ने के बाद, अब देखना क्वेश्चन फ्रेम कैसे होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा इनमें से, इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। जैसे सवाल अब देखना कैसे सवाल फ्रेम होते हैं, ठीक है ना। अब ये देखना भैया,
जैसे लिखा है इसमें एक सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग बच्चा पैदा करते हैं, इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न बच्चे न केवल एक दूसरे के आइडेंटिकल्स होते हैं बल्कि एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद फ्यूजन, एग्जाम्पल याद रखना भैया, प्रोटिस्टा और मोनेरा में फ्यूजन होगा। इसके बाद अगर इंपॉर्टेंट है बाइनरी फ्यूजन किस में होता है, तो अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम में बाइनरी फ्यूजन होता है, ये बात याद रखिएगा भैया, ठीक है ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा। अमीबा में कैसा होता है रिप्रोडक्शन, इसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें एक सेल दो भागों में डिवाइड होकर, ठीक है, प्रत्येक भाग रैपिडली ग्रोथ करके एडल्ट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और एग्जाम्पल क्या होगा, अमीबा होगा, और दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, पैरामीशियम होगा। तो एग्जाम्पल पढ़ना है, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन के। इसके बाद हम लोगों ने बडिंग किस में पढ़ा, बडिंग ईस्ट में पढ़ा, ठीक है, याद रखना भैया। और हाइड्रा में बडिंग होता है, और हाइड्रा के बारे में पढ़ाया कि हाइड्रा को वाटर सर्पेंट कहते हैं। हाइड्रा का पुराना नाम, हाइड्रा फ्रेश वाटर में रहता है, और फ्रेश वाटर के स्टेगनेंट वाटर में भी हाइड्रा रहता है। हाइड्रा कार्निवोरस होता है, हाइड्रा का पसंदीदा भोजन होता है, और वो भोजन क्या होता है, वाटर फ्लीज होता है। और वाटर फ्लीज को क्या कहते हैं, डेफनिया कहते हैं। वाटर फ्लीज को डेफनिया कहते हैं। हाइड्रा कार्निवोरस होता है, लोकोमोशन टेंटिकल्स के माध्यम से करते हैं, और इसके माउथ को हाइपोस्टोम कहते हैं। और इसमें एक जहर होता है, उस जहर का नाम हिप्नोटॉक्सिन होता है। और हाइड्रा में ईस्ट में बच्चा बडिंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, हाइड्रा में बडिंग। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया है स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर, किंगडम फंजाई एंड प्लांट जैसे एल्गी में स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे जूस्पोर, क्लेमेडोमोनास, कोनिडिया में पेनिसिलियम, और बर्ड से ये हाइड्रा जेम्यूल स्पंज में। ये इसके एग्जाम्पल तैयार करना, ये एग्जाम्पल बहुत आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद वेजिटेटिव पढ़ा आपने, ठीक है ना, ये लिखा है भैया एनिमल सिंपल ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल शब्द प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर पौधों की बात करें, यहां पर रिप्रोडक्शन पूछा जाए तो वेजिटेटिव होगा। प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की यूनिट रनर राइजोम, सकल ट्यूबर ऑफसेट बल्ब के आपको मैंने डायग्राम भी दिखाए, ये सारे एग्जाम्पल है। राइजोम में हल्दी और अदरक पढ़ते हैं। ये पोटैटो आइज ऑफ पोटैटोस पढ़ा, बल्बिल ऑफ अग्यू पढ़ा, ब्रायोफिलम पढ़ा, और ये वाटर हाइसियंथ पढ़ा। इसके बाद चर्चा हम लोगों ने वाटर हाइसियंथ को स्कोरेज ऑफ वाटर बॉडी, ये जलाशयों की महाविपत्तियां, टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। वाटर हाइसियंथ स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करता है और इन्वेसिव वीड है, ठीक है ना। इसके बाद लिखा है ये जल से ऑक्सीजन को खींच लेता है वाटर हाइसियंथ, ये वाटर से ऑक्सीजन को खींच लेता है। इसके परिणाम स्वरूप मछलियां मर जाती हैं। आपने ब्यूटीफुल फ्लावर और शेप ऑफ लीव्स के कारण ये इंडिया में लाया गया, और न्यू प्लांट फॉर्म नो मोड ऑफ मॉडिफाइड स्टेम, जो स्टेम से तैयार करते हैं, जैसे आलू तैयार करते हैं स्टेम इसका यूज करके, इसकी नई पीढ़ी बनाते हैं। सुगर केन हो गया, बनाना हो गया, जिंजर हो गया, टहलिया हो गया, सिंपल ऑर्गेनिज्म वाले ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी फंजाई में रिप्रोडक्शन का कॉमन मेथड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मोस्टली एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है ना। हायर प्लांट्स में एसेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों प्रकार का प्रजनन होता है, ठीक है ना। फिर हम लोग कल मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये सारे इंपॉर्टेंट वाटर हाइसियंथ किसमें बडिंग टाइप ऑफ मेथड होता है, किसमें वेजिटेटिव होगा, किसमें असेक्सुअल होगा, और किसमें सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। ये कहानी आप लोग पूरी पढ़ लीजिएगा। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए भैया इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।